हेलो एवरीवन, वेलकम टू केने स्टडीज। आज है 13 फरवरी और आज की डेट में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। आज के टॉपिक्स हैं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके साथ ही हाल ही में आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया बैंक.इन जो पोर्टल है, इससे संबंधित जानकारी देखेंगे। देन हम देखेंगे बाल्टिक नेशंस के बारे में। दया रिवर जो कि उड़ीसा से संबंध रखती है, ये काफी चर्चा में है, ये देखेंगे। लोकसभा से रिलेटेड कुछ चीजें काफी चर्चा में रही हैं, ये देखेंगे। देन भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखेंगे। एआई एक्शन समिट हाल ही में अभी फ्रांस में आयोजित हुई है, इसके बारे में देखेंगे। और साथ ही इसकी जो नेक्स्ट समिट है वो कहाँ आयोजित होगी, ये देखेंगे। देन हम देखेंगे एक्सरसाइज विंग्ड राइडर्स के बारे में। अभी हाल ही में नेशनल गेम्स संपन्न हुए हैं और वो एडिशन रहा है 38। तो हम साथ ही देखेंगे कि जो 39th नेशनल गेम्स होगा वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही हम देखेंगे हाल ही में जारी हुआ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, why has Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary been selected as the second cheetah habitat in India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को भारत में दूसरे चीता आवास के रूप में क्यों चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं, इट हैज अ नेचुरल सवाना इकोसिस्टम विद एन abundant prey base similar to African cheetah habitats. And second, it was historically home to cheetahs before their extinction in India. And third, it has a relatively low population of competing predators like leopards. और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है उसको भारत में चीता के लिए दूसरे आवास के रूप में क्यों चुना गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ये सारे ही रीजंस हैं क्यों इसको चुना गया, आप देख सकते हैं। Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary was chosen for cheetah reintroduction because of its open savanna-like habitat, historical presence of cheetahs, and controlled predator population. The sanctuary has been managed to ensure a stable prey base and minimize competition from leopards, making it an ideal cheetah habitat. और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सिचुएटेड है इन द नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश अलोंग द मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर। इट कवर्स 368 स्क्वायर किलोमीटर एंड लाइज विद इन द खाटियार गिर ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट इकोरीजन, and it is divided into two parts by the Chambal River, forming a diverse habitat. आप ध्यान रखेंगे जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्थित है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर। यहाँ के अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ की क्लाइमेट है सेमी एरिड विद हॉट समर्स एंड मॉडरेट विंटर्स। और वेजिटेशन है नदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट एंड shrublands providing ideal open grasslands for cheetahs. फर्स्ट जो चीता का री इंट्रोडक्शन प्लेस रहा है भारत में वो रहा है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैंक.इन is a website primarily associated with which of these? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बैंक.इन मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित वेबसाइट है। आपके ऑप्शंस हैं इंफॉर्मेशन ऑन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज,
Second, online banking services offered by a specific bank. Third, a government portal for financial inclusion schemes या फिर a platform for comparing and applying for loans. आपको बताना है कि हाल ही में जो लॉन्च किया गया है बैंक.इन वेबसाइट, ये किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये एसोसिएटेड है इंफॉर्मेशन ऑन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप देख सकते हो RBI introduced the exclusive bank.in domain for Indian banks to tackle financial fraud, enhance cyber security, and ensure safer digital transactions. So, it is an exclusive internet domain for all registered Indian banks, and it aims to differentiate legitimate banking websites from fraudulent ones, reducing cyber threats. So, starting April 2025, all Indian banks must operate under bank.in, ensuring a secure and verified online presence. And customers can easily identify genuine banking platforms, preventing phishing and financial fraud. सो आपने देखा कि ये जो वेबसाइट है, इसके की फीचर्स की बात करें तो एक तो है कि फ्रॉड को प्रिवेंट करना, इसके साथ ही है रेगुलेटरी कंप्लायंस, लाइक there is mandate it is mandatory for all the Indian banks. Then there is customer protection, like it enhances public trust by providing a verified and secure banking domain. इसके साथ ही जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका भी एक्सपेंशन होगा, लाइक RBI प्लान्स टू इंट्रोड्यूस fin.in फॉर ब्रॉडर फाइनेंशियल सर्विसेज बियॉन्ड बैंकिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about Baltic nations. यहाँ पर बाल्टिक देशों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द बाल्टिक नेशंस कंसिस्ट ऑफ एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, all of which shares a direct coastline with the Baltic Sea and are situated on the eastern coast of the sea. And second, historically, the Baltic nations were part of the Soviet Union and regained their independence following the dissolution of the USSR in early 1990s. And third, the economies of the Baltic nations are primarily driven by agriculture and heavy industry with significant export of grains and machinery. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है बाल्टिक नेशन से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है आपका वो करेक्ट है, जबकि थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं while agriculture and some industries exist, the economies of the Baltic nations are increasingly service based and diversified. So the three Baltic states disconnected their electricity systems from Russia's power grid to integrate the countries more closely with the European Union and boost security. इनके इस डिसीजन के बाद ही ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं या बाल्टिक कंट्रीज हैं ये काफी ज्यादा चर्चा में रही हैं। Baltic states are bounded on the west and north by the Baltic Sea, which gives the region its name. On the east by Russia, on the southeast by Belarus, and on the southwest by Poland and an exclave of Russia. In 1991, their then popularly elected
governments declared independence from the Union of Soviet Socialist Republics with overwhelming support. So आप ध्यान रखेंगे, जो बाल्टिक कंट्रीज हैं उनमें जो कंट्रीज आती हैं वो हैं एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दया रिवर विच was seen in the news flows through which state? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, दया नदी जो खबरों में थी ये किस राज्य से होकर बहती है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर ओडिशा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये जिस राज्य में बहती है वो है ओडिशा। आप देख सकते हैं, रिवर प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट हैव थ्रेटेन्ड एन indefinite satyagraha outside the Odisha chief minister's residence if population in Daya river is not controlled. So Daya river ओडिशा से संबंध रखती है and it originates from the Kushavatra river and flows through Khurda and Puri districts into Chilka lake. So it is about 37 kilometer long and has the Malaguni river as tributary. And this river supports wetland biodiversity and provides a habitat for fish and migratory birds. So historically, Daya River is linked to the Kalinga War of 261 BCE, where it turned red with the blood of fallen soldiers, leading Asoka to embark Buddhism. क्योंकि इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो दया रिवर है ये हाल ही में काफी चर्चा में रही है और ये संबंध रखती है ओडिशा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा स्पीकर Om Birla announced the extension of translation services to 6 new languages in Parliament. So, which of the following languages was not included in the announcement? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं उन्होंने संसद में 6 नई भाषाओं को अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। आपको बताना है कि इस घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं बोडो, गुजराती, संस्कृत या फिर उर्दू। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसमें जो लैंग्वेज इंक्लूडेड नहीं है वो है गुजराती। आप देख सकते हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला announced that 6 new languages would be added to the translation services in parliament. And these languages are Bodo, Dongri, Maithili, Manipuri, Urdu and Sanskrit, which will now be available for simultaneous translation. So prior to this, translation services were available in 10 languages including Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil and Telugu. So the speaker highlighted that the future goal is to include all 22 officially recognized languages in India for translation services. And efforts will also be made to provide translation in additional 16 languages as human resources become available. So India's parliamentary जो system है, it includes translation in multiple languages to promote inclusivity and also to ensure that members from diverse linguistic backgrounds can participate effectively in the discussions.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जो भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर केरला। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये संबंधित है कर्नाटका राज्य से। आप देख सकते हैं, द कर्नाटका गवर्नमेंट's plan to open Bhimgarh Wildlife Sanctuary for a wildlife safari has triggered controversy and environmentalist backlash. So it is located in Belgaum district, Karnataka, spanning the Western Ghats. And it was declared a wildlife sanctuary in December 2011, and it is named after Bhimgarh Fort. So it was built by Shivaji in 17th century. The sanctuary shares boundaries with the multiple protected areas including Dandeli and Mahadevi Wildlife Sanctuary. And it is the source of the rivers like Tilari, Malaprabha and Mahadev. सो आप ध्यान रखेंगे, जो भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये संबंधित है कर्नाटका से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding India's role in global AI governance. सो यहाँ पर वैश्विक एआई शासन में जो भारत की भूमिका है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द थर्ड एडिशन ऑफ द एआई एक्शन समिट विल बी को चेयर्ड बाय द इंडिया एंड फ्रांस इन पेरिस। एंड सेकेंड, India is one of the founding members of the Global Partnership on Artificial Intelligence. And third, India is a member of an international network of artificial intelligence safety institutes. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, डिस्पाइट इट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन एआई पॉलिसी डिस्कशंस, इंडिया हैज नॉट जॉइंड द इंटरनेशनल AISI network, which was formed in the mid 2024 to coordinate AI safety research among global institutions. So, India's AI Safety Institute focuses on AI risk mitigation but operates independently from the international AISI network. And India aims to host the next AI Action Summit, strengthening its role in global AI governance and policy leadership. तो आप ध्यान देंगे, ये जो थर्ड अभी एआई एक्शन समिट हुई है ये हुई है पेरिस फ्रांस में, और इससे पहले इन समिट्स का आयोजन यूके और साउथ कोरिया में किया जा चुका है, और जो नेक्स्ट इसकी समिट होगी वो होगी भारत में। सो आपने देखा कि इंडिया GPAI, जिसको हम ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसका मेंबर है। और ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था 2020 में टू ब्रिज द गैप बिटवीन एआई थ्योरी एंड रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। आपने देखा कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसके अलावा जो कंट्रीज इसमें शामिल हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the joint airborne exercise conducted by the Indian Army and the Indian Air Force in February 2025? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सरसाइज विंग्ड राइडर्स, सेकंड एक्सरसाइज गगन शक्ति, थर्ड एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास या फिर एक्सरसाइज वायु शक्ति। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज विंग्ड रेडर्स। आप देख सकते हैं द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज विंग्ड रेडर्स इन द ईस्टर्न थिएटर एंड द एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन स्पेशल एयरबोर्न ऑपरेशंस टू improve inter-service synergy. So it aimed at enhancing interoperability crucial for the planned integrated theater command. And interoperability allows different armed forces to use each other's weapon systems efficiently. The exercise involved airborne insertion techniques using fixed wing and rotatory wing aircraft. So Chinook helicopters were used for special airborne operation and the training enhanced troops' expertise, rapid deployment and mission readiness. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian state will host the 39th National Games in 2027? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो 39th एडिशन होगा राष्ट्रीय खेलों का उसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आपके ऑप्शंस हैं मेघालय, असम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका आयोजन किया जाएगा मेघालय में। आप देख सकते हैं The Indian Olympic Association has officially announced that Meghalaya will host the 39th edition of the National Games in February or March 2027. So, it is a multi sport Olympic style event where athletes from states and UTs compete for medals. And 38th edition is happening in Uttarakhand from 28th of January to 14th of February 2025, marking the state's first time hosting. तो आप ध्यान रखेंगे 38th जो एडिशन है इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है और जो 39th एडिशन है ये 2027 में मेघालय में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की मैस्कट और थीम की बात करें तो इस वर्ष का जो मैस्कट है वो है मौली द मोनल जो कि एक स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का एंड इट सिंबलाइजेस नेचुरल ब्यूटी एंड द टैगलाइन इज संकल्प से शिखर तक रिफ्लेक्ट्स डिटर्मिनेशन एंड एक्सीलेंस। सो 38th जो नेशनल गेम्स है इसका थीम है संकल्प से शिखर तक। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is India's rank in the Corruption Perception Index 2024 and which country has topped the list? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भ्रष्टाचार धारणा जो सूचकांक है इसमें भारत का स्थान क्या है और कौन सा देश इस सूची में शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंडियाज रैंक इज 96 एंड डेनमार्क टॉप्ड। सेकंड इंडियाज रैंक इज 96 एंड फिनलैंड टॉप्ड द लिस्ट। थर्ड इंडियाज रैंक इज 93rd एंड डेनमार्क टॉप्ड द लिस्ट।
And fourth, India's rank is 93rd and Finland topped the list. So यहाँ पर आपको बताना है जो करप्शन इंडेक्स है इसमें कौन सी कंट्री टॉप पर है और भारत का रैंक क्या है। सो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें भारत की रैंक है 96 और जो कंट्री टॉप पर है वो है डेनमार्क। आप देख सकते हैं इंडिया रैंक 96 with a score of 38 in the CPI 2024 while Denmark has topped the list with a score of 90. So Denmark remains at the top of the CPI list for the seventh consecutive year with a score of 90. South Sudan, Somalia, and Venezuela are among the worst performers in the CPI 2024. So the global average CPI score is 43, with more than two-thirds of the countries scoring below 50, indicating significant corruption level. तो सीपीआई की बात करें तो इसको रिलीज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा एंड इट रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन एंड द इंडेक्स यूजेस अ स्केल ऑफ 0 to 100 जिसमें 0 शो करता है हाई करप्शन एंड 100 लो करप्शन। सो आपने देखा टॉप पर डेनमार्क और बॉटम में जो कंट्रीज हैं वो हैं साउथ सुडान, सोमालिया एंड वेनेजुएला। इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है ये 2023 की कंपैरिजन में डिक्लाइन हुई है। 2023 में इंडिया की रैंक थी 93rd और वर्तमान समय में है 96। इसके साथ ही जो रीजनल कंपैरिजन करें साउथ एशिया में कुछ और कंट्रीज के बारे में तो चाइना की रैंक है 76, श्रीलंका 121, पाकिस्तान 135, बांग्लादेश 149 एंड अफगानिस्तान 165। और इंडिया की रैंक है 96 विद अ स्कोर ऑफ 38। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।